नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं चिराग गोठी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत सनसनीखेज मामले की। ये मामला है एमपी का। एमपी के अनूपपुर एक जगह है, वहाँ पे एक ज़िला है अनूपपुर। वहाँ पे एक ऐसा मामला आया है कि एक युवक ने एक नाबालिग लड़की जो करीब 17 साल की उम्र थी उसको एक कामोत्तेजना करके मतलब उसको एरोटिक करके एक कैप्सूल आती हैं जिसको जो चीज़ों को मतलब बढ़ा देती हैं, वो कैप्सूल उसको खिलाया और उसके बाद उसका रेप किया। अच्छा। रेप से फिर ऐसा हुआ कि उसने जब रेप किया तो उसकी लड़की की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। जो उसके गुप्तांग थे उससे उसकी ब्लीडिंग होने लगी और उस ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई कि उससे उसकी मौत हो गई। तो ये बहुत ही दुखद मामला था। फिर जब वो लड़की ब्लीडिंग शुरू हुई तो वो लड़की वहाँ से अपने घर गई और घर जाने के बाद उसने अपने परिवार वालों को बताया कि ऐसे ऐसे उसने कोई कैप्सूल खाई थी, उसके बाद उसके साथ ये रेप हुआ और उसकी वजह से कैप्सूल ब्लीडिंग हो क्या रही। उसको ज़बरदस्ती खिलाया गया या क्या? देखिए, ये तो साफ नहीं हो पाया कि ज़बरदस्ती खिलाया गया, लेकिन दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते थे। ओके। और लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 22 साल का लड़का था और 17 साल की लड़की थी। तो लड़के को किसी ने कैप्सूल के बारे में बताया होगा और उस कैप्सूल को उसने वो लड़की को दिया और लड़की को इनफैक्ट खिलाया और लड़की ने वो कैप्सूल खाया। उसके बाद दोनों के बीच संबंध हुए, यानी कि रेप हुआ। और उस रेप में लड़की को ब्लीडिंग होने लगी और ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी तो वो घबरा के अपने घर गई। घर पे उसने सारी चीज़ें बताईं और उसके थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। जब ये उसकी मौत हो गई तो उसके परिवार वाले, जाहिर सी बात है, पुलिस में गए और उन्होंने रेप की एक एफआईआर उस लड़के के खिलाफ दर्ज कराई। जब आरोपी लड़के को ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो फरार है। चूँकि मामला इतना ज़्यादा दुखद था, संगीन था, इसलिए पुलिस ने उसके ऊपर 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया। तो अब अगर वो लड़का कहीं पे भी है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरी सरगर्मी से कोशिश की जा रही है, पुलिस उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप इस मामले को कैसे देखते हैं चिराग जी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि पहले तो जो लड़की नाबालिग है इसमें, या 17 साल की उम्र है, 17 साल की नाबालिग उम्र है। लड़की। हालांकि अब तो कानून भी बदल गया है और उसमें 16 साल जो उम्र है, वो जब निर्भया वाला मामला हुआ था उसके बाद से कानून में बदलाव हुआ है, तो शायद ये नाबालिग ना हो लड़की, जहाँ तक है। नहीं नहीं, वो रेप का मामला, जो आरोपी लड़के होते हैं अगर वो रेप में शामिल हैं हाँ। तो उसमें उम्र का बदलाव किया गया है। लड़की तो 18 साल तक नाबालिग है ही है। ओके, ठीक है। तो इसमें ये केस जो सामने आया है उसके बेसिस पर ये तो साफ है कि भाई अगर उसको कैप्सूल खिलाया गया है तो उसको तो पता होगा कैप्सूल के बारे में कि क्या, किस तरह का कैप्सूल, उसने पूछा होगा क्या है ये। लेकिन अगर हो सकता है उसको धोखे में खिलाया गया हो कि मान लीजिए लड़की ने कोई अपनी तकलीफ बताई हो कि मुझे सर दर्द है, हेडेक है, उसका फ़ायदा उठाया हो किसी ने कि ये उसी की मेडिसिन है और उसके साथ। लेकिन सबसे घिनौनी बात यह है कि ये घटना हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ऑब्वियसली अब पुलिस ने इस मामले आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जांच की जा रही है। लेकिन इसमें एक जो पहलू निकल कर सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि नाबालिग के साथ अगर कोई कुछ भी करता है, चाहे उसकी मर्जी के बिना या मर्जी उसकी हो, तो क्राइम होता है। वो तो बहुत क्लियर कट है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन अब नाबालिग जो है वो एल्योर हो जाती है आसानी से, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पाते और यही वजह है कि जो नाबालिग है वो एल्योर हो जाएंगी और वो इस तरह की घटनाओं में शामिल हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में माँ बाप को बहुत ज़्यादा चेक रखने की ज़रूरत है कि बच्चे की एक्टिविटी पे चेक रखे, क्या कर रहा है बच्चा, कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है। मोबाइल चेक रखे अगर मोबाइल देते हैं तो। साथ साथ एक सिस्टम बनाए घर में, जो मुझे लगता है कि अगर लड़कियों की जहाँ तक बात है, स्कूल कितने बजे तक का है, स्कूल अगर पहुँच रही है तो वहाँ से कोई ऐसी फैसिलिटी हो कि वहाँ से कोई मैसेज आए स्कूल से। जैसे हम कई स्कूलों में देखते हैं मैसेज आता है, जब आ रही है पता होना चाहिए किस ट्रेवल ऑफ मोड से आ रही है, ये भी पता होना चाहिए। प्लस एक तरह से वॉच डॉग बनकर काम करना पड़ता है अगर ऐसी देखिए, परिस्थिति मैं हो। आपको पहले इस मामले के दोनों पहलू समझा देता हूँ। अगर हम पहले पहलू को समझें तो ये घटना शुक्रवार और शनिवार की देर रात, यानी दरमियानी रात 12 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास की है, जब वो लड़की किसी दूसरे घर में थी और वहाँ से वो अपने घर आई। उसने ये सारी जानकारी परिवार वालों को दी कि उसने ये कैप्सूल खाया था और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ और उसकी ब्लीडिंग हो रही है। तो अब इसमें एक पहलू ये बनता है कि लड़के ने उसे धोखे से कहीं बुलाया, उसको जबरन कैप्सूल खिलाया, फिर उसके साथ सेक्स किया और उसके बाद ये सारी घटनाएं हुई। ठीक है। तो इस ऐसे मामले में जाहिर सी बात है लड़का रेपिस्ट है। दूसरा पहलू एक चीज़ ये बनता है कि देखिए, शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात की बात है, यानी कि देर रात की बात है। तो देर रात लड़की घर पे नहीं थी, वो कहीं और थी, ठीक है। और उसको हो सकता है कि उसकी जानकारी में उसको कैप्सूल दिया गया हो, यानी कि
नाबालिग लड़की है, उसको इतनी समझ नहीं है, उसको बताया गया हो कि हाँ भाई इसको खाने से ऐसा हो जाएगा, तो लड़की ने वो कैप्सूल खा लिया हो और फिर उसके बाद दोनों ने संबंध बनाया हो, और चूंकि संबंध बनाने के बाद ऐसी चीज़ हो गई, ब्लीडिंग होने लगी, तो लड़का और लड़की हो सकता है दोनों घबरा गए हों और लड़की भाग के अपने घर आई हो और उसने ये सारी जानकारी दी हो। लेकिन दोनों ही मामलों में चूंकि संबंध जो बने हैं वो 17 साल की लड़की के साथ बने और परिवार ने आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया, तो इसलिए जाहिर सी बात है रेप के मामले की जांच हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों पहलुओं में कौन सा पहलू आपको लगता है कि क्या लड़की को जबरन खिला दिया गया हो, उसके बाद रेप किया गया? क्योंकि रेप करने में आपको टाइम नहीं मिलता है। फ़र्ज़ कीजिए आपने किसी को बंधक बना लिया तो अलग बात है, लेकिन अगर इस मामले में बंधक बनाया होता तो लड़की घर कैसे वापस आती? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़की की जानकारी में उसको कैप्सूल दिया गया हो, उसके बाद वो जब संबंध बनाया गया हो तो ये घटना हुई हो? ऐसा प्रोबेबिलिटी है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उसके बावजूद अगर घटना हुई है और लड़की तो बयान देने की स्थिति में नहीं है, मर गई है वो, तो अब ऐसे में किसके बयान पर रिलाय करेंगे? परिवार के बयान पर। उन्होंने जो बयान दिया, वो जो बयान दिया, क्योंकि इसमें सबसे जो हीनियस ऑफेंस है वो एक तरह से मर्डर की कैटेगरी में आ गया कि आपने लड़की के साथ संबंध बनाए, या ये कहा जाए उसको दवाई खिलाई, या उसने खुद खाई, उसके बाद हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो जो है दवाई उसको सूट नहीं करी, जिससे ब्लीडिंग होने लगी और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली नहीं हुआ। इसको इस सेंस में देखा जाए, अगर टाइमली ट्रीटमेंट होता, परिवार वाले ले जाते या लड़की पहले आ जाती, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बचने के। इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है, अब सवाल ये है कि आपने बोला कि ये क्या जानबूझकर, ऐसा तो नहीं है, बच्ची तो नहीं है, इतनी भी बच्ची नहीं है कि उसको कुछ समझ नहीं हो। इस बात में भी दम है कि बच्ची तो नहीं है, पता तो होगा काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन अब चूंकि जैसे मैंने बताया कि रेप के केसेस में, और हम अक्सर डिस्कस करते हैं रेप के इस तरह के केसेस में, यूजुअली अगर किसी ने बयान भी दे दिया है, अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए उसके साथ रिलेशन है और उसने एक टाइम के बाद आपके खिलाफ बयान दे दिया, तो आप फंस गए। आपकी पत्नी आपके खिलाफ रेप का केस दर्ज करा सकती है कि आप मैंने ज़बरदस्ती करी, यानी कि आप संबंध बना रहे हैं तब तक ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जहाँ लड़की को लगता है कि भाई अब जो है वो जाती हो रही है तो वो करा। जैसे लेकिन पंजाब हाई कोर्ट का एक मामला जो आपने भी बताया था एक बार, कि एक लड़की ने एक लड़के पर जो लिव इन में रहते थे उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है और उसने उसका करियर ख़राब किया, तो लड़की को उल्टा सज़ा हो गई थी। इस मामले में ऐसा भी हुआ था, आपने ही बताया था मुझे इस बारे में। ठीक बात है। तो ये मैंने वही बोला ना, तो ये एक थिन लाइन है इसमें, और ये सिर्फ एक केस को तो चलो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर इसकी रिसर्च की जाए रेप केसेस के ऊपर कि क्या होता है एग्जैक्टली, होता ही यही है कि पहले रिलेशन, उसके बाद मुकदमा। अब इस मामले में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट पहलू है, वो है कैप्सूल। जब मैं इस खबर को लिख रहा था तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, रिसर्च की, तो ये मालूम चला कि जो नए उम्र के बच्चे हैं या जो मतलब चीज़ों को और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। मुमकिन है कि जो लड़का था उसने भी किसी तरह का कैप्सूल खाया हो और वो ही उसने उस लड़की को भी खिलाया हो, उसके ऊपर असर नहीं की, इसके ऊपर वो ज़्यादा हैवी हो गई और वो उससे ब्लीडिंग होने लगी। फिर जब मैं रिसर्च के दौरान मैंने ये पढ़ा कि हर चीज़ मतलब वो ग्राम, जैसे मान लीजिए कि आप कोई 5 mg है, 10 mg ऐसे करके उसमें उसका पूरा mg लिखा हुआ था, तो अब वो किसको कितनी mg की दवा खानी है, कितनी नहीं खानी है, और ये भी डिपेंड करता है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है लड़की की, क्या पता कोई और प्रॉब्लम ऐसी हो मेडिकली। सही। तो अब इस बात की जानकारी, जाहिर सी बात है 17 साल की लड़की है, 22 साल का लड़का है, दोनों ही ऑलमोस्ट लड़के ही हैं, मतलब बच्चे ही हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी ना रही होगी, या उन्हें इसके जो आफ्टर माथ होने वाली चीज़ें थी उसके बारे में जानकारी ना रही हो और उन्होंने अनभिज्ञता में वो चीज़ें कर दी और उसके बाद ये वारदात हुई। तो जो ये दवाएं मार्केट में आ गई हैं, इसके बारे में मतलब डॉक्टरों की क्या राय है कि मतलब ये जो इतने ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि ये जो दवाएं हैं ऑब्वियसली ये भाई प्रेस्क्राइब्ड है, सरकार ने इनकी अनुमति दे रखी है और लोग इसका कंज्यूम भी करते हैं, और इसका ऑब्वियसली यही कहते हैं कि भाई इससे इंक्रीज होती है सेक्स पावर आपकी। लेकिन सवाल यही है ना कि अगर इस तरह के केसेस होंगे तो ये तो सवाल उठेंगे, अगर मान लीजिए आपको कोई मेडिकल इशू है, आपने खा लिया, आपको बॉडी में गर्मी आ गई बहुत ज़्यादा, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो इस केस में देखे गए। मुझे याद है गुड़गांव का हमने केस किया था जिसमें एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की थी जिसकी मौत भी इसी तरह हुई थी, उसके साथ भी जो घटना हुई थी, मारपीट हुई थी, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाना, टाइमली बताना नहीं हो सकता, वो डर गया उस समय क्या हो रहा है ब्लीडिंग, उसने खुद कोशिश की हो रोकने की। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की दवाओं को लेने के बाद बीपी हाई हो जाता है, गर्मी आपकी बॉडी में आएगी ऑब्वियसली, तो चेंजेस आ जाते हैं, हार्मोनिक चेंजेस आ जाते हैं इस तरह की दवाई लेने में। तो ये संभव है कि उससे बॉडी में जो है वो
ब्लड आ गया हो या कोई और गर्मी की वजह से आपको बीपी हाई हो जाए आपका या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो ये तो मेडिकल डॉक्टर्स ये बोलते ही हैं। इसलिए कहते हैं कि ये तरह संभल के खानी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि भाई आपको सूट भी कर रही है नहीं कर रही है आपने ऐसे। अच्छा, ये जो दवाओं का प्रचलन हुआ है, जो दवाओं का ये दौर शुरू हुआ है, क्या इसके पीछे आप उन पॉर्न फिल्मों को दोषी मानते हैं या उसको वजह मानते हैं? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि उसमें जो आजकल पॉर्न फिल्में बहुत देखी जाती हैं, मतलब पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा लोग पॉर्न फिल्में देख रहे हैं और उसमें बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी हैं। तो क्या वो देख के वो दबाव में होते हैं कि उन्हें उस तरह की चीज़ें करनी है? माइट भी दबाव में नहीं कहेंगे इसको कि दबाव में कोई नहीं होता, लेकिन उनको एक फैंटेसी चाहिए कि भाई अब कुछ अलग किया जाए लाइफ में, कि ये हम रूटीन लाइफ से बोर हो गए तो ये दवाई खाते हैं शायद कुछ अलग हो जाए। या कई लोग जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए भी खाई जाती है इस तरह की दवाएं। तो ये तो इसका अपना मेडिकल रीजंस है इसके खाने के, लेकिन ऑब्वियसली आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के थोड़ी खा लेंगे इसको। अब ये लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि ठीक है ये तो सूट करती है और अपना खाते हैं। तो यही केस इसमें आया कि इसमें जो मुझे ज़्यादा लग रहा है वो ये लग रहा है हैदर भाई कि इसमें टाइमली उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। अगर लड़की को टाइमली हॉस्पिटल ले जाया जाता, अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए 1 घंटा हो गया और ब्लीडिंग हो रही है, तो ये तो फैटल ही हो सकता है। यही हाँ, हुआ इस केस में। इसमें हो सकता है कि इमीडिएटली वो अगर आप लाते हैं वो आपके सारे वाइटल पैरामीटर्स चेक करते हैं, आपका ट्रीटमेंट शुरू होता, तो कुड हैव डिफरेंट थिंग। ऐसा तो हो सकता है कि वो शर्म की वजह से, मतलब Might be, ये भी एक reason- ये भी कि एक वो reason किसी है। दूसरे लड़के के साथ है और उसने कुछ ऐसी क्या चीजें बताएगी करी, डॉक्टर वो को? क्या बताएगी। हो सकता है इस शर्म की वजह से वो लड़की वक्त पे ना बता पाई और हो दोनों ये उसकी- सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं होगा। ये भी होता है कि यार ब्लीडिंग ही तो हो रही, कोई नहीं रुक जाएगी। लेकिन आप देखिए कितना खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। और जहाँ तक आपने कहा ये कैसे प्रचलन शुरू हुआ और ये क्यों हुआ, देखिए ये डिज़ायर है आपकी और ये आप सब देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, फिर उस तरह से आपको एक तरह से माइंडसेट बन जाता है और फिर कुछ नया करने की, या ये कहा जाए कि एक ट्राई करने की कि चलो लेट्स ट्राई इट, क्या होता है देखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये इसमें तो कोई मतलब ऐसा कोई खास रिसर्च नहीं है, तो सबको ही पता है वाली बात। और तो जाहिर सी बात है ये आर्टिफिशियल चीज़ें आपको कुछ पल के लिए आपको सेटिस्फाई कर सकती हों, लेकिन ये लॉन्ग रन में आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाती हैं, मतलब इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं। और इस केस में भी यही देखा गया कि देखिए अब हम डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि अगर हमने ये बोल दिया तो कई ऐसे व्यूअर्स है बोलेंगे आपको कैसे पता क्या आप करते हो, या आपको आपने खाई है, आपने कंज्यूम किया, या आपके पास कोई डॉक्टरी कोई ओपिनियन है। तो ये कहना कि ये नुकसान करती है फ़ायदा, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बिना कोई भी दवाई, मैं तो इसकी क्या कह रहा हूँ, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन कैसे खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए आपके सर में दर्द है, जैसे मेरे कई बार होता है सर में दर्द, तो मैं डिस्प्रिन खा लेता हूँ। अब डिस्प्रिन को ये कहा जाता है कि वो तो आपका ब्लड बहुत जो है वो थिन कर देती है। तो ऐसे में ये कई बार आपके अटैक के रीजंस हो जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी दवाएं आप खाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल ना खाएं। आपकी वो मेडिकल हिस्ट्री देखेगा, आपके वाइटल पैरामीटर्स चेक होंगे, आपका क्या शुगर बीपी लेवल क्या रहता है, आप पता लगे खा लें और आपको उल्टा हो जाएगा। और जब आपने सब्सक्राइबर की बात की या व्यूअर की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जब हमने वीडियो किया तो इस तरह के वीडियो पे उसमें कमेंट थे कि आपने जो पीड़ित है उसका नाम क्यों नहीं बताया, नहीं बता सकते उसकी या जो आरोपी है उसका नाम क्यों नहीं बताया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सबसे पहले तो हम किसी पीड़िता का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, और आरोपी का भी नाम तब डिस्क्लोज़ किया जाता है जब वो पूरी नाम तरह प्रूव हो जाए और पुलिस अगर उसका नाम देती है तो तो हम उसका नाम ले सकते हैं। बहुत सारे केसेस में पुलिस नाम देती है और बहुत सारे केसेस में पुलिस नाम नहीं देती है। और वैसे भी आरोपी तब तक दोषी नहीं जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। तो इसलिए उसका नाम लेना, उसके नाम को उछालना वो भी सही नहीं है। तो इसलिए हम अमूमन जो है वो ऐसे केसेस में नाम नहीं लेते। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारा एक सर्वे चल रहा है क्राइम तक पर, वो भी मैं चाहता हूँ डिस्कस कर लें। निर्भया को लेकर हमने कई सवाल पूछे हैं। और निर्भया केस आपको याद होगा दिल्ली में हुआ था, जिसमें एक लड़की की पहले रेप हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। और बड़े बेरहमी से जो आरोपी थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि फांसी की सज़ा हो चुकी है इनमें से 4 आरोपियों को। अब इसको लेकर हमने सर्वे किया है कि हम जानना चाहते हैं किस तरह से, क्या अभी भी महिलाएं असुरक्षित हैं, क्या अभी भी बहू बेटियों को बाहर भेजने में हम लोगों को डर लगता है। ये तमाम ऐसे सवाल है जो उसमें है। तो मैं चाहता हूँ सर्वे आप उसको crimetech.in जो वेबसाइट है उसमें आपको बिल्कुल सबसे ऊपर ही वो दिख जाएगा सर्वे निर्भया को लेकर। और इसको आप जो है लिंक को शेयर कीजिए, लिंक में जाइए, जो क्वेश्चन है उनके जवाब दीजिए और उसको सबमिट कीजिए, ताकि एक ओपिनियन फॉर्म हो सके और ये पता चल सके कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्यों हैदर भाई? बिल्कुल। फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।